नमस्कार, मैं अजय कुमार। वर्दी की हनक और कमजोरों की याचना के बीच आप किसका पक्ष चुनेंगे? पुलिस वालों के डंडे और अपनी जमीन बचाने के लिए लड़ रहे परिवार के बीच आप किसका पक्ष चुनेंगे? प्रशासन की तानाशाही और कीटनाशक जहर खाकर मरने की कोशिश कर रहे दंपति के बीच आप किसका पक्ष चुनेंगे? किसी जमीन पर सरकार का कब्जा और गरीब की उसी जमीन पर खेती के बीच आप किसका पक्ष चुनेंगे? अफसर की बात मानकर लाठी भांजने वाले पुलिस और अपने बच्चों को बचाने के लिए लाठी खाती अधेड़ उम्र की औरत के बीच आप किसका पक्ष चुनेंगे? भविष्य में किसी जमीन पर सरकारी कॉलेज बनने की योजना और 2 लाख रुपए का कर्ज लेकर खेती कर रहे दलित परिवार के बीच आप किसका पक्ष चुनेंगे? पुलिस वालों की जूतों की मार और मरने की हालात में पहुंच चुके बाप से लिपटकर रोते हुए बच्चों के बीच आप किसका पक्ष लेंगे? इस सवाल का जवाब आप तय कीजिए। आप तय कीजिए कि सच का पलड़ा किधर झुकना चाहिए, क्योंकि इस दौर की सबसे बड़ी लड़ाई यही है कि लोग सच देखकर भी सच की तरफ झुकना नहीं चाहते हैं। पावर यानी कि शक्ति की बेईमानी समझकर भी, सत्ता की बेईमानी समझकर भी सत्ता की प्रकृति पर सवाल नहीं खड़ा करना चाहते हैं। कमजोरों के आंसुओं को देखकर भी उनके पक्ष में खड़ा नहीं होना चाहते हैं, और जो ऐसा करते हैं उन्हें देशद्रोही कहकर जेल की सलाखों में डाल दिया जाता है। जिस तस्वीर को मैंने उकेरा है वह तस्वीर सोशल मीडिया पर वायरल हो रही है। इस तस्वीर से जुड़ी घटना के बारे में न्यूज क्लिक के मध्य प्रदेश के सहयोगी राजू कुमार ने बड़े तफसील ढंग से लिखा है। राजू कुमार लिखते हैं कि 14 जुलाई को मध्य प्रदेश के जिला गुना शहर से लगे कैंट थाना क्षेत्र के जगनपुर चक में सरकारी जमीन से कब्जा हटाने के लिए राजस्व अमले के साथ पुलिस गई थी। उस जमीन पर राजू अहिरवार ने फसल बोई थी। जब नपाई के बाद सरकारी अमले ने फसल उजाड़ना शुरू किया तो राजू अहिरवार और उनकी पत्नी ने विरोध किया। उन्होंने अधिकारियों से कहा कि यह जमीन उसने गप्पू पारधी से बटाई पर फसल लगाने के लिए ली है। इसके लिए उसने उससे 2 लाख रुपए कर्ज भी लिए हैं। इस खेती के लिए वह पहले से भी कर्जदार है। ऐसे में जब फसल अंकुरित हो गई है तो फसल काटने तक उसे जमीन से नहीं हटाया जाए। फसल कट जाए उसके बाद उसे हटाया जाए, लेकिन उसकी गुहार पुलिस ने एक भी नहीं सुनी। जब परिवार करने लगा तो प्रशासन ने जबरदस्ती की तो राजू अहिरवार उसकी पत्नी सावित्री ने कीटनाशक जहर पी लिया। पुलिस इसे नाटक समझती रही। बच्चे बेहोश महिला के पास रोते रहे। जब उसका भाई विरोध करने आया तो पुलिस ने उस पर लाठियां बरसानी शुरू कर दी। इस बीच इस परिवार की महिलाओं के कपड़े तक फट गए। तहसीलदार के तहत परिवार ने महिला पुलिस के साथ बदसलूकी की, इसलिए सख्ती की गई थी। इस मामले में राजू और उसके परिवार पर पुलिस ने केस दर्ज किया है। मध्य प्रदेश की गुना की शासकीय जमीन कॉलेज के लिए आवंटित की गई है। इस जमीन पर राजू अहिरवार ने खेती की है। उसका कहना है कि यह जमीन उसने गप्पू पारदी से बटाई पर ली है। इस जमीन पर सालों से पूर्व पार्षद यानी कि पूर्व काउंसलर गप्पू पारदी का कब्जा रहा है। जब जमीन कॉलेज के लिए आवंटित कर दिया गया तो तकरीबन 8 महीने पहले उस पर से प्रशासन ने कब्जा हटा लिया था, लेकिन जब उस पर कोई काम शुरू नहीं हुआ तो गप्पू ने उस पर फिर से बटाई करने के लिए उसे राजू अहिरवार को दे दिया। यह उक्त घटना की शुरुआती पत्रकारीय छानबीन है। पूरा सच नहीं है, लेकिन यह छानबीन भी बहुत सारे सवाल खड़ा करती है। किसी भी व्यक्ति के साथ अचानक से राजस्व विभाग पुलिस के साथ मिलकर ऐसा हमला कैसे कर सकती है? क्या राजस्व विभाग को पहले जमीन खाली करने का नोटिस नहीं देना चाहिए था? क्या कानून इसकी इजाजत देता है कि बिना नोटिस के जमीन खाली करवाई जाए? जब जमीन पर फसल बोई जा चुकी है और बटाईदार राजू अहिरवार यह गुहार लगा रहा है कि इस बार फसल छोड़ दिया जाए, वह अगली बार खाली कर देगा, फिर भी पुलिस ने बर्बर रवैया क्यों अपनाया? क्या राजू अहिरवार का परिवार अगर अमीर परिवार होता, सत्ता के रसूख से जुड़ा हुआ परिवार होता, फिर भी पुलिस वाले
यही रवैया अपनाते? कहने के लिए तो यह भी कहा जा सकता है कि कोरोना के काल में गरीबों के साथ ऐसा सलूक नहीं करना चाहिए था। लेकिन क्या सरकारी नौकरों को सामान्य दिनों में भी ऐसा करने का हक मिलना चाहिए? अगर जमीन 8 महीने से खाली है तो जमीन का मालिक क्यों ना समझे कि जमीन को कुछ समय के लिए दूसरी तरह से भी इस्तेमाल किया जा सकता है? क्या राजस्व विभाग राजस्व अमले की पहली बातचीत जमीन के मालिक से नहीं होनी चाहिए थी? फसल अचानक तो बोई नहीं गई होगी। अगर फसल अंकुरित हो गई है तो यह कहां से जायज प्रशासनिक कदम लगता है कि फसल पर जेसीबी चलवाकर जमीन को कब्जा करने की कोशिश किया जाए? क्या अफसरों ने संविधान, नियम, कानून की पढ़ाई नहीं की है, या अफसरों ने भीड़ के या भाड़े के गुंडों की तरह हरकत करने की ठान ली है? इन सवालों का जवाब क्या है? क्या आपको ऐसे मुद्दे में एक तरह की बीमारी नजर नहीं आती? एक ऐसी बीमारी जो आजादी के बाद से लेकर अब तक चली आ रही है। क्या अफसरों में पावर की बीमारी, पुलिस में वर्दी के हनक की बीमारी, इंसानों में अपने से कमजोर लोगों को निर्जीव समझने की बीमारी, इसके लिए आपको जिम्मेदार नहीं लगती है? क्या यह केवल किसी को सस्पेंड करने मात्र से सुधर जाएगी? केरल के डीजीपी रह चुके निर्मल अस्थाना ने ट्वीट कर इस पर लिखा कि पुलिस पर आत्महत्या के लिए उकसाने का केस चले। गरीब आदमी खेती ही किया था, कोई बिल्डिंग तो उसने बनाया नहीं था। सारा कानून गरीबों के लिए ही है। कब्जे की मल्टी स्टोरी बिल्डिंगें हाईकोर्ट के आदेश पर गिरती हैं। फिर पुलिस को पीटने का अधिकार किसने दिया? शासन गरीबों के लिए कितना संवेदनहीन है? क्या यह किसी के बाप के राज में तब्दील होता जा रहा है, जहां पर नेताओं की मनमर्जी चलेगी? यह मसला मानव अधिकार के पास जाना चाहिए था। अगर नहीं गया तो मानव अधिकार आयोग को स्वतः संज्ञान लेकर के इस मसले पर आगे बढ़ना चाहिए था। लेकिन भारत में दूसरी संस्थाओं की तरह मानव अधिकार भी अपंग हो चुका है। राजू अहिरवार का परिवार दलित समुदाय से आता है, इसलिए कोई चाहे या ना चाहे इस मुद्दे से दलित उत्पीड़न का दृष्टिकोण जुड़ जाता है। इसलिए कहना गलत नहीं होगा कि राजू अहिरवार के परिवार की दीनहीन स्थिति को देखकर और दलित समुदाय से नाते को जानकर पुलिस का मन पसीजा नहीं बल्कि बर्बर रवैया अपनाने के लिए और अधिक उतारू हो गया। निर्मल चंद्र अस्थाना ही द वायर के एक लेख में अपने लिखते हैं कि इस प्रकार के डिस्क्रिमिनेशन वाले अत्याचार का समाजशास्त्रीय कारण सीधा सा है। पुलिस को मालूम है कि राजनीतिक और आर्थिक रूप से भी कमजोर लोगों के पक्ष में थोड़ा बहुत तात्कालिक विरोध प्रदर्शन हो जाए, ऐसा मुश्किल से होता है कि उनके केस अंत तक लड़े जा सके, क्योंकि ना उनके पास पैसा होता और ना उनके लिए कोई लड़ने के लिए तैयार होता है। इसलिए दोषियों को सजा दिलवाना बहुत नामुमकिन होता है। पुलिस शक्तिमान की चेरी होती है। स्थानीय राजनीति और शक्ति संकरण में जो भी उसको ताकतवर होता है, पुलिस उसके इशारे पर वर्ग या जाति को यहाँ वहां पर मौजूद दूसरे लोगों को सताने के लिए आगे बढ़ पड़ती है। इस घटना की एक तस्वीर है जहां पर बच्चा अपने मरने के हालत में पहुंच चुके पिता के बाहों में लिपटकर सुनसान आसमान की तरफ देखते हुए रो रहा है। इस तस्वीर को देखकर किसी को अपने होने पर शर्म आ सकती है। पांडे राकेश भारत के प्रशासनिक अधिकारियों की ट्रेनिंग लेने का काम करते हैं और उस काम से जुड़े हुए हैं। इस विशेष पहलू पर, इस पार्टिकुलर पहलू पर वो लिखते हैं कि किसी छोटे बच्चे के सामने उसकी माँ या पिता को या उसका कोई अन्य परिचित भी मात्र ऊंचे स्वर में बोल देता है, ऊंची आवाज में बोल देता है, तो उतने ही बच्चे के दिल में एक बारगी चोट पहुंचती है। गुना के इन बच्चों के माँ बाप के साथ सम्मान पूर्वक व्यवहार तो दूर की बात है, उन्हें घनघोर तरीके से अपमानित किया गया है। बेरहमी से उन्हें मारा पीटा गया और बच्चों के सामने माँ बाप ने जान देने की कोशिश की। उन बच्चों के मन पर जीवन भर के लिए एक ऐसी खरोच डाल दी गई है जो मिटाए नहीं मिटेगी और सरकार और सत्ता को गलत निगाहों से देखेगी।
क्या किसी की इस पे जवाबदेही नहीं बनती है? मैं इस मामले को पूरी तरीके से बच्चे पर केंद्रित करना चाहता हूं। उनके माँ बाप के साथ जो गलत हुआ वह एक जरूरी प्रसंग है, उस पर बातचीत होना चाहिए। उनका दलित होना उनको और अधिक कमजोर बना देता है और अधिक वनरेबल बनाता है। लेकिन मैं बच्चों की बात जरूरी समझ रहा हूं और वह करने की कोशिश कर रहा हूं। अगर थोड़ी देर के लिए मान भी ले कि किसान दंपति के साथ कड़ाई जरूरी था, तब भी एक जिम्मेवार पुलिस व प्रशासन व्यवस्था बच्चों को पूरी संवेदनशीलता के साथ अलग ले जाती है और यह सुनिश्चित करती है कि बच्चों की नजर के सामने उनके माँ बाप प्रताड़ित होते ना दिखें। किसान दंपति पर बेरहमी बरतने और उनकी मेहनत की फसल को नष्ट करने का आदेश देने वाला वरिष्ठ प्रशासनिक अधिकारी हो या लाठियां भाजने वाला पुरुष और महिला पुलिसकर्मी, ये लोग कंपटीशन की तैयारी में ह्यूमन राइट्स आदि की प्रसंगों को कुंजी बनाकर रखते हैं, पर इनसे भी ह्यूमन राइट्स के वास्तविक समझ और संवेदना की उम्मीद नहीं की जा सकती है। माँ बाप को पीटते वक्त रोते बिलखते इन बच्चों की भावनात्मक उपस्थिति को ना तो इन्हें भान ही हुआ और ना ही इन्होंने इनके सामने कोई जवाबदेही समझी। सरकार में बैठे सबसे ऊंचे पदों पर लोगों को यह समझना चाहिए कि डर का वातावरण बनाए रखना अगर एक जरूरी शासन कला है, तो हमारा काम डर के विरोध प्रतिरोध को बनाए रखना होना चाहिए। मानव के पास मात्र मानव होने के आधार पर जो अधिकार हैं, उसकी जरूरी समझ और संवेदना इसका जरूरी प्रसंग है। शुक्रिया।